क्लासेस एट यूके। आज मैं आपके लिए करवाऊंगी टेस्ट, और ये टेस्ट है आपका, इसमें रीजनिंग भी है, इसमें आपका जीएस आएगा, जीके, जिसमें कुछ अवार्ड्स होंगे और आपके राइटर्स होंगे, और कुछ इसमें आपका आएगा ये आपका जो पेडागोजी या आपका एप्टीट्यूड है उसके क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और चेक कीजिए कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। किसकी बात हो रही है? उत्तर बाल्यावस्था की। आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे कि उत्तर बाल्यावस्था कब प्रारंभ होती है। ठीक है, उत्तर एक पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था में 4 ऑप्शन हमने यहाँ पे दिए हैं आपको, द्रव्यमान और संख्या या द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक है वो भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तथ्य में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में पर जो है भौतिक वस्तुओं का जो एक गुण है द्रव्यमान, संख्या और उनके यहाँ पे ये हो जाएगा जो आपका ये था द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, ये कॉमा है यहाँ पे। ठीक है, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगते हैं भौतिक वस्तुओं के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। जो निःशक्त बालक हैं, ठीक है, निःशक्त बालक क्या होते हैं आप अच्छे से जानते होंगे, जिनमें क्या होती हैं शारीरिक अक्षमताएं होती हैं निःशक्त बालक। ठीक है, उनके लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो जो निःशक्त बालक होते हैं उनकी शिक्षा के लिए जो प्रावधान किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके समावेशित शिक्षा द्वारा। तो निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा का जो प्रावधान है वो करेंगे हम समावेशी शिक्षा द्वारा, यानी इसको अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। आप समाकलन पढ़ेंगे तो समाकलन क्या हो जाएगी? इंटीग्रेटेड। ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी समावेशित यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान हो जाएगा समावेशित शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। जो मंद बुद्धि बालक होते हैं मेनली उनकी बात की गई है कि कौन सी उनकी विशेषता नहीं है। बुद्धि लब्धि का स्तर 25 से 70 के मध्य होना, क्या ये है? धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई या अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि कौन से इनमें मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। जो पहला ऑप्शन है वो तो बिल्कुल सही है, बुद्धि लब्धि इनकी 70 से कम होती है तो 25 से 70 के मध्य होती है। बाकी आप बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ये उनकी विशेषता नहीं है, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना, ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। ठीक है, बाकी बुद्धि लब्धि 25 से 70 ये उनकी विशेषता है। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना ये भी उनकी विशेषता है, और वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई ये भी उनकी विशेषता है। नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम हॉल में ध्यान रखना इस चीज़ पर, नहीं आया है तो नहीं पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जल्दीबाजी में कई बार नहीं देखना हम भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है किसको? जो गुणवत्ता आयाम है उस शीर्षक के अंतर्गत किसको महत्व दिया गया? किसमें? NCF 2005 में भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, या बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। यहाँ पे ये संरचित है, संरचित नहीं है। ठीक है, इस तरह से है संरचित।
तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो NCF 2005 आपने अगर पढ़ा होगा तो जो गुणवत्ता आयाम शीर्षक है उसके अंतर्गत अधिक महत्व किस चीज़ को दिया गया है? क्या भौतिक संसाधनों को? तो गुणवत्ता जहाँ पर बात आएगी तो भौतिक संसाधन तो उसमें ज़रूरत नहीं है। शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को या बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित जो अनुभव हैं उनको, या इन तीनों में से आप बताएंगे तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को NCF 2005 में आपके गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, यानी आपकी करिकुलम में सुधार को। नेक्स्ट है RT 2009 में, अभी एक क्वेश्चन NCF का आ गया, ये आया है आपके RT 2009 का। एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? नंबर 1, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। दूसरा, पाठ्यक्रम का संचालन कार्य पूरा करना होगा। नंबर 3, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, या इनमें से सभी, या उपयुक्त सभी। पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन या तीनों इनमें से सही हो जाएंगे। अगर आपने RT 2009 डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि अब डिटेल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब ये स्टार्टिंग हुआ था RT 9 तो क्या होता था, जब शुरू में LT हुआ था 11-12 के आसपास, तो उस समय RT की छोटी छोटी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती थी जो बिल्कुल फैक्चुअल होती थी। लेकिन अब इतने एग्ज़ाम हो चुके हैं, इतना DLED है, आपका TET है, आपकी टीचिंग है, TGT PGT, तो अब थोड़ा सा अंदर के क्वेश्चन उसमें पूछे जाने लगे हैं। तो एक बार मैंने आपसे बोला भी था कि थोड़ा ये RT, NCF, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इन चीज़ों को थोड़ा डीपली पढ़िए, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा डीप से आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी RT 2009 में शिक्षक को विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित भी होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कार्य भी पूरा करना होगा, और संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा भी करना होगा। तो ये तीनों दायित्वों से पूरे करने भी होंगे, और दायित्व जो भी हैं आप ज़रूर उन्हें RT की जो डिटेल है उसमें ज़रूर पढ़िए। नेक्स्ट है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? किसकी बात है? गिलफोर्ड की बात हो रही है यहाँ पे। तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? 4 ऑप्शन है, बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा, गिलफोर्ड ने जो अभिसारी चिंतन शब्द का पद का प्रयोग किया है वो आपके किया है बुद्धि के अर्थ में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है? क्या मापन के व्यक्तित्व के मापन की, पर्सनैलिटी के मेजरमेंट की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? क्या प्रक्षेपी विधि है, साक्षात्कार विधि है, प्रश्नावली विधि है, या समाजमिति विधि? व्यक्तित्व के मापन की वस्तुनिष्ठ विधि की बात हो रही है। तो वस्तुनिष्ठ विधि जो सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि हो जाएगी, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपके ये देखिए ऑप्शन सी, यानी प्रश्नावली विधि क्या हो जाएगी? बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि हो जाएगी प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनायर मेथड। आगे बढ़ते हैं, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी एवं प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी एवं प्रभावशाली तरीके से सीखता है? तो यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था आपके थॉर्नडाइक द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप हमें बताएंगे कि जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा गया है, बालक सीखने के लिए तैयार होता है तो जल्दी एवं प्रभावशाली तरीके से सीखता है, तो इसको थॉर्नडाइक का कौन सा नियम के अंतर्गत इसको देखा जा सकता है? ठीक है,
थॉर्नडाइक के 2-3 नियम है ना, तो थॉर्नडाइक के किस नियम के अंतर्गत यह सिद्धांत की बात की जा रही है। नेक्स्ट है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। लर्निंग के बारे में बात की गई है, तो यह कथन किसका है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रो एवं क्रो, पियाजे, स्किनर या कोहलर। 4 हैं यहाँ पे ऑप्शन हमें दे रखे। तो जो सीखना है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन आपके किसके हो जाएगा? तो यह कथन आपके हो जाएगा स्किनर का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, आपका कथन हो जाएगा यहाँ पे किसका? स्किनर का। ओके, आंसर मैंने बहुत नीचे डाले हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा होगा, तो फिर भी आप बातें सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। और वैसे भी ये आपके लिए टेस्ट है तो आपको इनके आंसर आने चाहिए। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? जुड ने, राइस एवं कार्नमैन ने, विल्हेल्म वुंट ने या कोलिंस व ड्रेवर ने। जो लेबोरेटरी मेथड आपका प्रयोगात्मक विधि है, इसको सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, चारों नाम आपने ध्यान से देख लिए होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप दीजिए और हम आपको बताएं कि जो प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था आपके विल्हेल्म वुंट ने किया था। किसको? लेबोरेटरी मेथड को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया? विल्हेल्म वुंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है विद्यालय पूर्व अवस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में। तो जो बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है तो कब होता है बताइए? 4 ऑप्शन है, विद्यालय पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके शैशवावस्था में। तो बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में जो प्रारंभ होता है शैशवावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। काफ़ी सारे मैंने जो आपके ये लर्निंग थ्योरी वाले जो थे इनके काफ़ी नाम से मैंने कथन आज इसमें डाले हैं, तो ध्यान से देख लीजिए इन चीज़ों को, ठीक है। और वो क्या क्या उनके विचार थे उस पर भी हमने क्वेश्चन बनाए हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। किस प्रकार से? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर या व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो कोहलबर्ग के अनुसार जो शिक्षक है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करेगा? तो एक तो इसमें कॉमन सेंस आप लगाएंगे और दूसरा अगर आपने याद किया है कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो जो ऑप्शन ए था कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करेंगे नैतिक मुद्दों पर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कठोर निर्देश नहीं देना है, धार्मिक शिक्षा तो बिल्कुल भी नहीं, व्यवहार के नियम बना करके भी हम नैतिक मूल्यों का विकास नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना। सूक्ष्म गतिक कौशल की बात की जा रही है। चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना। 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण आपके हो जाएगा लिखना, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सूक्ष्म गतिक कौशल चढ़ना, फुदकना, दौड़ना नहीं है, बल्कि क्या है? लिखना है। और बाकी जो सूक्ष्म गतिक कौशल हैं अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है व्यवहार का करना सीखने के किस पक्ष में आएगा? ठीक है, डैश के पक्ष में आता है। सीखने के गतिक क्षेत्र के पक्ष में, व्यवहार का करना सीखने के भावनात्मक क्षेत्र के पक्ष में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के पक्ष में या सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र के पक्ष में आएगा व्यवहार का करना।
4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं, गतिक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र या संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने लगा लिया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके सीखने के गतिक क्षेत्र के पक्ष में आएगा। क्या? व्यवहार का करना आएगा सीखने के गतिक क्षेत्र के पक्ष में। ठीक है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन, मैंने बहुत सारा दिन लगा के क्वेश्चन आपके लिए उठाए हैं और कोशिश करी है कल तक। एक तो क्वेश्चन में हमेशा मिस्टेक हो जाती है, तो क्या होता है वो कई बार टाइपिंग मिस्टेक होती है, तो हम जब अपना वॉइस ओवर इसको देते हैं तो उस समय हम बिल्कुल रिदम में रहते हैं। ठीक है ना, तो कई बार वो इस चीज़ों से मिस्टेक हो जाती हैं। कई ऐसी होती है कि आपकी नॉलेज में कुछ होती हैं, हमारी नॉलेज में कुछ होती हैं, कई बार इन चीज़ों से मिस्टेक हो जाती है। तो कोशिश हमने ये की है आज की थोड़ा आपके लिए गलतियाँ कम हों, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम पर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है अवलोकन विधि का प्रयोग मनोविज्ञानी करते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं अवलोकन विधि का प्रयोग कब करते हैं? बच्चों के व्यवहार के आकलन में, प्राकृतिक सुंदरता को निहारने में, व्यवस्था की कमियों का पता लगाने में या उपयुक्त सभी। तो जो मनोविज्ञानी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो अवलोकन विधि का प्रयोग कब करते हैं? आपने विधियाँ पढ़ी होंगी, तो अवलोकन विधि का प्रयोग मनोविज्ञानी कब करते हैं? 4 ऑप्शन है, बच्चों के व्यवहार के आकलन में, प्राकृतिक सुंदरता को निहारने में, व्यवस्था की कमियों का पता लगाने में या सभी। तो इस क्वेश्चन का अगर आपने पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बच्चों के व्यवहार के आकलन में। तो अवलोकन विधि का प्रयोग मनोविज्ञानी करते हैं आपके बच्चों के व्यवहार के आकलन में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श में सम्मिलित नहीं है। निर्देशन एवं परामर्श आपके पास एक लेसन होता है ना, ठीक है, तो परामर्श में क्या सम्मिलित नहीं है? बच्चे को ध्यानपूर्वक सुनना, बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना, बच्चे के दृष्टिकोण को समझना या बच्चे को अनुशासन में रखना। तो इनमें से परामर्श में क्या सम्मिलित नहीं होगा? बच्चे को ध्यानपूर्वक सुनना ये तो होता है, बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना देखना नहीं है इसमें। ठीक है, बच्चे के दृष्टिकोण को, तो ये तीनों क्या हैं? परामर्श में सम्मिलित हैं। तो बच्चे को अनुशासन में रखना आपके परामर्श में सम्मिलित नहीं होगा। बाकी बच्चे को ध्यानपूर्वक सुनना, बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना और बच्चे के दृष्टिकोण को समझना, ये तीनों क्या हैं? आपके परामर्श में सम्मिलित हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन। जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसका अर्थ क्या है? आप सभी भली भांति जानते होंगे। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है आपके व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? एक क्वेश्चन कल मैंने आपको जो, इसीलिए मैंने आज 1 लाइनर नहीं बनाया है ना, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बनाए थे वो हमने बनाए थे ऑब्जेक्टिव में से ही 1 लाइनर उठा के बनाए थे। थोड़ा सा उसमें क्या हो गया था, गड़बड़ हो गया था। लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, कमेंट देखे होंगे, तो मैंने पूरा जो डिटेल आपका स्वतंत्र चर और ये तीनों जो चर होते हैं उनसे रिलेटेड मेरे पास जो डिटेल था, मैंने आपको वो वहाँ पे कंफर्म किया है कि कौन कौन से स्वतंत्र चर होते हैं, कौन से आपके मध्यस्थ चर होते हैं, सब मैंने उसमें मेंशन कर दिया। तो आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और जो बाय मिस्टेक जो हमारा गलत हो गया था ये चर वाला, तो आज हमने दोबारा इस क्वेश्चन को लेके आपका सही करने की कोशिश की है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज फिर मैं लेके आई हूँ पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम आपके आ जाएगा आश्रित चर, मध्यस्थ चर या स्वतंत्र चर। तो जो आपके पाठ्यक्रम आता है यह आता है आपके मध्यस्थ चर में। और कल जो क्वेश्चन था वो किससे रिलेटेड था? स्वतंत्र चर में से, शायद कुछ ऐसा था। अब मुझे क्वेश्चन भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो देख लेना आप, जो कल वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा मिस्टेक हो गई है उसमें। ठीक है, जो शिक्षक है वह स्वतंत्र चर होता है। ठीक है, कुछ ऐसा था वो। और जो पाठ्यक्रम है वो आपके मध्यस्थ चर में आएगा।
आगे बढ़ते हैं। डिस्लेक्सिया का संबंध किससे है? मानसिक अक्षमता से, लेखन अक्षमता से, पढ़ने की अक्षमता से या शारीरिक अक्षमता से? तो एक डिस्कैलकुलिया करवाया था हमने, जो किससे था? गणित संबंधी अक्षमता से संबंधित था। आज आ गया आपके पास डिस्लेक्सिया। तो डिस्लेक्सिया का संबंध किससे होगा? मानसिक अक्षमता, लेखन, पढ़ने या शारीरिक अक्षमता से? अगर आपको डिस्लेक्सिया याद हो तो तारे ज़मीन पे मूवी आपने देखी होगी ना। तो तारे ज़मीन पे जो मूवी, जो बच्चा था उसको प्रॉब्लम शायद कुछ है, यहाँ तक मुझे याद है कि डिस्लेक्सिया ही उसकी प्रॉब्लम थी। तो डिस्लेक्सिया जो उसको दिक्कत क्या होती थी, उसके जो जब वो पढ़ना बुक निकालता था तो अक्षर क्या होते थे? वो घूमते थे, ठीक है ना। तो जो डिस्लेक्सिया, अब आप समझ गए होंगे, आपको जानते भी होंगे, डिस्लेक्सिया का संबंध किससे होगा? आपके पढ़ने की अक्षमता से डिस्लेक्सिया का संबंध है। आज मैंने आंसर नीचे ही लिखे हैं क्योंकि तब PDF बनाने में नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, या बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। 4 ऑप्शन है NCF 2005 के अनुसार। और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पढ़िए कि विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, गणित शिक्षण के क्या हैं, इनके उद्देश्य भी आप जरूर पढ़िए। तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या ये है? गणित का ज्ञान देना, या गणित के प्रति रुचि पैदा करना, या बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, अंक गणित का ज्ञान देना नहीं है, गणित के प्रति रुचि पैदा करना भी नहीं है, और संवेगात्मक विकास भी नहीं है। तो सही आंसर क्या है? बच्चों में तार्किक चिंतन का और समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। ये क्या है? NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन ही मैं आपके लिए ले आई हूँ आज। तो यहाँ पर एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर था, वहीं से मैंने ये क्वेश्चन पिक किए हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको इस टाइप का दिया गया है, कुछ प्रश्न आकृतियाँ और उत्तर आकृतियाँ। आपको बताना है कि इसमें ABCD में सही आंसर कौन सा होगा। तो आप ये देखेंगे, पहले ये साइक्लिक चल रहा है, ठीक है। तो ये साइक्लिक क्या चल रहा है आप देख सकते हैं इसमें। ये देखिए, पहले ये इधर डायरेक्शन था, उसके बाद ये एंटी क्लॉक चल रहा है, फिर इसकी डायरेक्शन इधर हो गई है, फिर इसकी डायरेक्शन इधर हो गई है। तो अब इसकी डायरेक्शन देखिए, एंटी क्लॉक चला ना, ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉक चल रहा है ये। तो अब इसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए आप बता सकते हैं इसमें, ठीक। पहले इधर चलता है, फिर इधर चलता है, और फिर इधर चलता है। तो अब किधर जाएगा? अब ये इधर डाउनवर्ड जाएगा। तो डाउनवर्ड में ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप भी ज़रूर कीजिए, और आपका आंसर क्या आता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि रीजनिंग है, रीजनिंग हर कोई अपने अपने तरीके से सॉल्व करता है, ठीक। वैसे ये साइक्लिक प्रोसेस वाला क्वेश्चन है, इसमें साइक्लिक ही सॉल्व का आप देखें ना, पहले ये राइट था, फिर अपवर्ड हुआ, फिर लेफ़्ट गया, और फिर ये अभी क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न आकृतियाँ, कुछ उत्तर आकृतियाँ आपको इसमें दी गई हैं, ठीक। ये देखिए, ये पहले डाउनवर्ड है, उसके बाद ये किधर जा रहा है? ये लेफ़्ट जा रहा है, फिर ये अपवर्ड हो रहा है, और अब ये क्या हो जाएगा? ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अब आपके ईस्ट की तरफ चलेगा, क्या हुए, ठीक है। ये देखिए, डाउन है, लेफ़्ट है, अप है, फिर आपके राइट जाएगा। तो राइट वाला कौन सा ऑप्शन है? राइट वाला ऑप्शन है आपके बी, इसमें सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर इनको करने की कोशिश कीजिएगा। ये सिर्फ आपकी रीजनिंग स्पीड तभी बन सकती है जब आप इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर वही है, प्रश्न आकृतियाँ, उत्तर आकृतियाँ हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं, ये 2015 के जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, 2015 के LT के पेपर से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। तो रीजनिंग में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, आपकी प्रैक्टिस पे ही रीजनिंग अच्छी होती है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या है, ये देखिए, ये है, फिर इन्होंने इसको इधर शिफ्ट करा है, और एक ये यहाँ पे हटा है,
फिर क्या हुआ है, इसको नीचे शिफ्ट करा है, ऊपर 2 सर्कल आ गए हैं। तो अब इसके बाद ये इधर शिफ्ट होगा ना, पहले जब इधर से इधर शिफ्ट हुआ है राइट वर्ड, ये भी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो रहा है, तो इसको क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा तो ये वाला ब्लैक हो जाएगा, थर्ड वाला। अब आप देख सकते हैं कि आपका थर्ड वाला जो आपका सर्कल बनेगा, अब आपका पहले तो ये वाला ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जब ब्लैक हुआ है तो अब देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पर ये ब्लैक चला है, तो जो इसके साथ वाला जो है इसके साथ वाला जो गोला है वो उसके साथ चल रहा है, ठीक। तो इसके साथ वाला गोला भी इसके साथ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर अभी अच्छा ये सॉरी, ये जो आपका ये होना चाहिए था, ये आपके इधर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। ये तो नहीं हो सकता है बिल्कुल, ये नहीं है बी नहीं है, और सी भी इसका आंसर नहीं है, और डी भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसके बाद देखिए, इसके बाद जो सीक्वेंस चली है वो ये, तो इसके बाद जो सीक्वेंस चलेगी वो बिल्कुल ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। टिस्ट हुआ है ना पूरा। नेक्स्ट है, फिर है प्रश्न आकृतियाँ उत्तर आकृतियाँ। सबसे पहले एक ये था, फिर एक इंक्रीज़ हुई है लाइन, फिर एक लाइन और इंक्रीज़ हुई है। सबसे पहले कुछ ऐसे था ये, फिर इसमें एक लाइन इंक्रीज़ हुई, ये बना, फिर इसमें एक लाइन इंक्रीज़ हुई है, तो अब एक और लाइन इंक्रीज़ होगी तो ये वाला इसमें पिक्चर बनेगा। तो ये ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। सारे इसमें ऑप्शन ए ही हैं, आप भी ज़रूर करके देखिएगा, इसमें कुछ गलत सही होगा तो आप, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए मैं लाई हूँ, ठीक है। आप ज़रूर इसमें प्रैक्टिस करके देखा कि आपका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट है, यदि ए इज इक्वल टू 1 और ए आई डी इज इक्वल टू 36 तो बी ई डबल एल इज इक्वल टू क्या होगा। ए इज इक्वल टू 1 है और ए आई डी इज इक्वल टू 36 है, तो बी ई डबल एल इज इक्वल टू क्या होगा। अब इसमें भी अपनी अपनी सोच होती है और कुछ इनके तरीके होते हैं करने के। तो मैंने रीजनिंग में कभी कोई तरीका कभी कोई अप्लाई नहीं किया है। हम रीजनिंग हमेशा मैं मैथ्स स्टूडेंट हूँ, तो मैं रीजनिंग हमेशा अपने तरीके से ही सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो मेरा जो तरीका है उसके हिसाब से, अगर ए इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे जो आपका ए आई डी है ये क्या हो जाएगा, ए 1 है, आई आपका आता है 9 नंबर पे, ठीक है, और डी आपका आ रहा है चौथे नंबर पे। तो मैंने इनको मल्टीप्लाई करके देखा तो ये 36 आता है, ठीक है। अब मैं आपको बी ई डबल एल का बताऊं, क्योंकि मेरे पे 36 कहीं से नहीं आ रहा था। अल्फ़ाबेटिकली मैं इसको प्लस करूं, 9 4 13 1 14, तो तब भी मेरे पास नहीं आ रहा था मल्टीप्लाई। बाकी 36 निकालने का इसमें कोई दूसरा तरीका नहीं दिख रहा था। आपको दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने तरीके से ज़रूर सॉल्व करना। मैंने बताया ना, रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लाई हूँ कि आपका थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा। तो जो बी ई डबल एल है ये भी मेरे को इसमें क्या है, तो बी आपका, इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने बता दिया ना कि सब पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो अगर ए 1 है तो यहाँ पर बी को हम 2 लेते हैं, ई आपका 5 है, और ये एल हमारा 12वें नंबर पे आता है और ये भी 12वें। अब इसको मल्टीप्लाई करके देते हैं, क्या आता है 10 और ये आता है 144, तो इसका आंसर आ रहा है 1440। तो मेरे हिसाब से तो इसका ये सही आंसर है। बाकी मुझे कहीं से कोई इसमें कनेक्शन लगा नहीं। अगर आपको कोई और कनेक्शन दिखता है तो आप वैसे मैं आपको बता दूं कि इतना मैंने जितने भी आज तक क्वेश्चन एग्ज़ाम दिए हैं, तो रीजनिंग का जितना मेरा पार्ट रहता है, मेरे अपने तरीके रहते हैं, मेरा हमेशा बिल्कुल आंसर सही रहता है। अब किताब में कोई स्पेशल मेथड लिखा हुआ, फॉर्मूला लिखा हुआ, तो मैं उस पे फॉर्मूले पे नहीं जाती हूँ, अपने तरीके से सॉल्व करते। आज अपना तरीका मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, यही होता होगा शायद तरीका, है ना। तो नंबरिंग देखी मैंने, इसकी नंबरिंग देखी, यहाँ पे आई क्या था आपके, आई 9 था और डी 4 था। ये 36 आया है मल्टीप्लाई करके, तो बाद में भी हमने इसके नंबरों को मल्टीप्लाई करके देखा तो 1440 इसका आंसर आ गया है। अगर आपका कोई और तरीका और उससे कोई और आंसर आता है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, वैसे ये आंसर रॉन्ग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दी हुई तालिका में छूटे हुए अक्षर की पूर्ति कीजिए। छूटे हुए अक्षर की पूर्ति कीजिए, ए सी ई। तो जहाँ पर हमने देखा एक गैप है बी, फिर सी के बाद एक गैप डी, एक एक गैप हो रहा है। फिर इसमें देखा, अब इसमें उल्टा चला है, एन के बाद तो के आता है नहीं ना, एच आई जे के
LMN, ये उल्टे को चले हैं। H के बाद I और J 2 नंबर का गैप, ठीक है, और I J फिर K आया है, K के बाद L और M 2 नंबर का गैप आया है, फिर N आया। पहले 1 नंबर का गैप आ रहा है, फिर 2 नंबर का गैप आ रहा है, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 3 नंबर के गैप लगाएंगे। अब राइट साइड को चलेंगे, पहले राइट गए, फिर लेफ़्ट को चले, अब फिर राइट, R से राइट को जाएंगे, ठीक है ना। R 3 नंबर का गैप करेंगे, क्योंकि V 3 नंबर के गैप के बाद ही आता, R S T U, उसके बाद क्या आएगा V, ये 3 नंबर का गैप W X Y, और उसके बाद आएगा Z। तो जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर आपके आ जाएगा Z। जो ग्रिड वाले क्वेश्चन हैं मोस्टली इसी प्रकार के सॉल्व होते हैं, कुछ गैप होते हैं उसमें, बस एक सीरीज़ बनती रहती है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न संख्या श्रेणी को पूरा कीजिए। एक संख्या श्रेणी दी गई है आपकी, इसको हमें पूरा करना है। ये 1 3 11 47 4 4 3 9। तो अभी तो पहले इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसमें करना क्या है। अब देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि क्या है ये, 1 के बाद 2 जोड़ा तो 3 आता है, 3 के बाद 7 जोड़ा तो 11 आता है, 11 के बाद 47 बहुत दूर है, और 1439 बहुत दूर है। जो ऑप्शन है वो भी बहुत बड़े बड़े नंबर है। मल्टीप्लाई क्या, 1 × 3 3, और 1 × 2 2 2 + 1, ठीक है। तो अब हमने देखा कि कोशिश करते हैं, ठीक है। 1 × 2 और 2 + 1 = 3, फिर 3 × 3, पहले 2 की मल्टीप्लाई भी है नंबर में, अब 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले 1 जोड़ा है, अब इसमें 2 जोड़े हैं तो 11 आ गया। 2 तक तो अभी ये काम चल रहा है। पहले 2 की मल्टीप्लाई करी, 1 जोड़ा, फिर 3 की मल्टीप्लाई करी, फिर 2 जोड़ा। अब 11 में क्या करना है, मल्टीप्लाई किसकी करनी है, 4 को। 44 जोड़ना कितना है, 3, 1 2 3, तो ये आ जाएगा आपके 47, यानी ये आपके अभी चल रहा है, ठीक है। ये 44 + 3 यानी 47, ऐसे ही चलेगा। इसका मतलब नंबरिंग पहले 2 की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई, ऐड पहले 1 फिर 2 + 3, यानी अब हमें आगे क्या करना है, 5 की मल्टीप्लाई करनी है और ऐड कितना करना है, 4। तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 5 7 35, और ये आपका आ जाता है 23, और प्लस इसमें हम क्या ऐड करेंगे, आपके 4, तो ये आज का 239 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये 239 सही आंसर है कि नहीं, इसको आप कैसे चेक करेंगे, आप क्या करेंगे, आप 239 × 5 हो गया, × 6 करेंगे, और उसके बाद +5 करेंगे। अगर ये आता है तो इसका मतलब इसका आंसर बिल्कुल सही है। जब वैसे हम जो सीरीज से चल रहे हैं उसके हिसाब से इसका आंसर 239 होना चाहिए, ठीक है। फिर भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये थोड़ा वैसे लिए हैं तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। ये है 15 10 5 150 16 12 4 192 20 15 और 5। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब देखिए पहले तो नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं, फिर इंक्रीज़ हो रहे हैं, फिर डिक्रीज़ हो रहे हैं, फिर इंक्रीज़ होने चाहिए, ठीक है। अब तो जो मेरे को दिखा तो यही है, 15 × 10 150, 16 × 12 192, तो इसके हिसाब से ये आंसर 600 आना चाहिए। बाकी मुझे कोई उसमें ऑप्शन दिखा नहीं, फिर भी आप करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब 15 - 10 ये 5 है, 16 - 4 12 ये 4 है, 20 - 15 ये 5 है। तो यही हो रहा है, पहले इनको माइनस कर रहे हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई किया है, माइनस किया है, फिर इनको मल्टीप्लाई किया है, पहले माइनस किया है यहाँ पे, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया वो सीरीज़ बन रही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें आंसर 600 है। 1 2 क्वेश्चन और हैं इसमें, हाँ आपका 29 क्वेश्चन ये था ना, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 और 31। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर से मैं क्या करना, क्वेश्चन सॉल्व, मतलब मेरे कहने का मतलब है ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी साइक्लिक चलता है, ठीक। इसमें सही आंसर बताना है कौन सा है। सबसे पहले ए है, उसके बाद हम देखेंगे कौन से ऑप्शन से ये सही बन रहा है। पहले ऑप्शन से देखते हैं, ए
ए बी बी ए बी ए ए बी 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 फिर बी फिर ए और ए। तो क्या सीरीज़ बन रही है? 2A 2B, फिर एक ए बी 2A 4B 5B। तो ये कुछ नहीं बन रहा है, इसे हटाओ। ठीक है, इसका मतलब ये कुछ नहीं है, ऑप्शन ए तो नहीं है। चलो ऑप्शन बी देखते हैं। बी में क्या है? ए बी बी बी, फिर आपके बी बी ए, फिर ए बी बी बी, फिर ए और लास्ट में बी। तो ये ए बी 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 5B आ रहे हैं, ये भी मुझे कुछ लग नहीं रहा है। चलो थर्ड वाला देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है? ए बी बी, फिर आपका आ जाएगा बी बी ए, फिर आपके आएगा ए बी बी बी, फिर आपका आएगा ए और ए। अब इसको देख लेते हैं। पहले आपके 2A हैं, 4B हैं, फिर 3A हैं, 3B हैं, फिर 4A हैं। इसमें हम देख सकते हैं पहले हमारे पास 2A हैं, फिर 3A हैं, फिर 4A हैं। पहले 4B हैं, फिर हमारे पास इसमें 3B हैं। यानी यहाँ पर क्या हो रही है? ए में तो बढ़त हो रही है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, और बी में क्या हो रही है? यहाँ पे पहले 4 और पहले 3। ये कुछ सीरीज़ लग रही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी। एक बार डी भी अब हम करके देखें तो ये क्या है? ए बी बी बी, फिर आपका ए बी ए, फिर आपका बी, फिर आपका बी ए और डैश बी। ए 3B ए बी 3A 3B, 4B आपके आ जाएंगे, 3B फिर 4B फिर 3A। ये जो बीच में है ना, ये सीरीज़ को ख़राब कर रहा है। तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा, बल्कि इसका सही आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको एक बार लगा के ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें पहले ए इंक्रीज़ हो रहे हैं और बी क्या हो रहे हैं? डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 31 या 32 जो भी है। AZCXFU क्या रिलेशन बना है? ए फर्स्ट नंबर पे इधर से, ठीक है, और जेड लास्ट नंबर पे, फिर सी ए बी सी। तो एक्स कहाँ पे आता है? एक्स वाई जेड, यानी थर्ड नंबर पे, इधर से थर्ड नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ पे सी डी ई एफ, यानी सी एक गैप छोड़ा, सी आया, 2 गैप छोड़ा, फिर एफ आया है। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे? 2 गैप छोड़ेंगे, UVWX WUV, यानी 2 गैप छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा FU। ये ठीक आया है। अब हम कहाँ चलेंगे? तो अभी हम क्या करेंगे? पहले राइट्स को चल रहे हैं ना इधर को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले 1 गैप, फिर 2 गैप, ठीक। अब 3 गैप, F के बाद क्या आएगा? GHI, 3 गैप छोड़ेंगे, GHI, फिर क्या आएगा? FGHI, 3 गैप के बाद आता है J। तो इसमें J वाला ऑप्शन एक ही है, यही इसमें सही आंसर हो जाएगा। आप दूसरा चेक करना चाहते हैं, U के बाद, U से पहले 3 गैप पहले क्या आता है? तो PQRST, 3 नंबर, और 3 नंबर से पहले आपके Q आता है, उल्टे में चलेंगे तो JQ इसका सही आंसर हो जाएगा। आप क्या करना, जब इस क्वेश्चन के करोगे ना अल्फ़ाबेटिकल वाले क्वेश्चन, तो कुछ मत करना, आप फटाफट से ABCD यहाँ पे लिख के रखना, तो आपको करने में बहुत आसानी रहेगी। जब भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन आते हैं, पूरी ABCD तुरंत लिख के वहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन हमें लाई हूँ आपके लिए। ये लास्ट में हमने सोचा कि कुछ आपके लिए
अवार्ड वगैरह या पुस्तकें वगैरह डाल देते हैं। तो एक पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी, ये अभी करंट वाली जो किताबें हैं ये मैंने कुछ उठाई हैं, किसके द्वारा लिखी गई थी? हैकल, कार्लिनियस, जॉन रे। अभी जो मतलब मेरे पे जो क्वेश्चन कहीं से क्वेश्चन पेपर कोई हुआ है तो वहीं से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, किसके द्वारा लिखी गई है? हैकेल, कार्लिनियस, जॉन रे। तो सिस्टेमा नेचुरी जो है, आपको शायद इसका आंसर आता है कि नहीं आता है पता नहीं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता ना एग्ज़ाम में, कुछ ही पूछा जा सकता है। तो आपके सिस्टेमा नेचुरी जो लिखी गई है आपके कार्ल लिनियस द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है द एज ऑफ टाइम, किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। द एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है? द एज ऑफ टाइम आपके है कल्पना चावला की जीवनी है, ठीक है। बाकी जो बुक्स होती हैं, पंचतंत्रा है आपका, जो आप डेली पढ़ते रहते हैं, गीत गोविंद है, ये किताबें तो आप सभी जानते होंगे। तो थोड़ा सा और मैं आपको बात बता दूं कि एक जो छोटा सा वीडियो मैंने सोचा है अभी, जब मैं इसको बना रही थी आपके ये किताबों वाला, तो मुझे जो मैंने क्वेश्चन उठाए उसके बाद डिटेल में भी मेरे पास बहुत सारी किताबों का वो आ गया। तो मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए क्या करा जाए, एक क्लास में पूरी बुक्स और ऑथर्स है उसमें 50-60 किताबें, कुछ पुरानी कुछ नई मिला के एक क्लास आपके लिए 10 मिनट की ऐसी बनाई जाए। ओके, ज़रूर वेट कीजिएगा। नेक्स्ट है APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक है। यहाँ पे मैंने 3 ही ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। पैक्स इंडिया, टर्निंग पॉइंट्स, ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस और बैक आउट नेशंस। तो जो APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक इसमें है वो है टर्निंग पॉइंट्स, ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस। पैक्स इंडिया नहीं है, बैक आउट नेशंस नहीं है, बल्कि टर्निंग पॉइंट्स, ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस। अगर आपके पास स्पेशल टॉपिक दिया ना बुक एंड ऑथर का, तो कई बार ये होता है कि मैचिंग करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसमें 1-2 के नाम तो हमें आते हैं, बाकी 1-2 नाम हमें आते भी नहीं हैं। तो इस प्रकार थोड़ा सा हट के भी हम ज़रूर इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रिकेटर ने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है? तो सभी जानते होंगे कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है, सभी जानते होंगे ना, इसको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है आपके कपिल देव ने, ठीक है। नेक्स्ट है केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? केरला से एक जो हमारे पॉलिटिकल पर्सन है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहते हैं, तो आप बता सकते हैं केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये तो मत लगाना बिल्कुल, पिल्लई नाम है तो नहीं, सुधा मूर्ति भी नहीं है, जीत थैल भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा शशि थरूर। केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक हैं आपके शशि थरूर। आगे बढ़ते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपके लिए बनाने की कोशिश की है इसमें आज, ठीक है। थोड़ा सा ये चलिए। नेक्स्ट है ओलिवर ट्विस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ओलिवर ट्विस्ट, बेनजीर हबीब, चार्ल्स डिकेंस, पॉल कैनेडी, एरिक सेगल। बहुत सारी पुस्तकें, जब मैंने पुस्तकों के विषय में क्वेश्चन उठाए तो बहुत सारी किताबें मिली मुझे। तो कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि आपके लिए जानना ज़रूरी हो सकता है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, जो पूछी जा रही हैं आजकल एग्ज़ाम में, तो वही मैंने आपके लिए बनाई है, ठीक है। तो जो ओलिवर ट्विस्ट है, अगर आपको आती बहुत अच्छी बात है, तो इसके लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अनअकस्टम्ड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं? अनअकस्टम्ड अर्थ, ठीक है। ये है आपका अनअकस्टम्ड अर्थ, ये मैंने हिंदी में ही लिखा है इसको। अनअकस्टम्ड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो आपके झुम्पा लाहिड़ी हैं। सभी ने होगा झुम्पा लाहिड़ी का नाम सबने सुना होगा, और झुम्पा लाहिड़ी की बाकी किताबें भी आप लोगों को अच्छे से पता होंगी। तो झुम्पा लाहिड़ी की एक पुस्तक आई है अनअकस्टम्ड अर्थ, ठीक है। पढ़ने में भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है इसे, ठीक है। और आज ये थोड़ा सा कुछ दिक्कत कर रहा है। नेक्स्ट है ए सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक, सभी जानते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो बता देते हैं। सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक विक्रम चंद्रा नहीं है, अमिताभ घोष नहीं है, बल्कि कौन है? विक्रम सेठ सूटेबल बॉय के लेखक हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और होंगे। प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? सभी लोग जानते होंगे भूपेन हजारिका को
अब कई कई बार ये भी बता पूछ लिया जाता है ना, ये थोड़ा ना पूछा जाएगा हर बार कि 2024 में किस किस को मिला है, तो सभी अब जान चुके हैं। लेकिन जो भूपेन हजारिका को है भारत रत्न कब मिला था, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 2019 में मिला था भूपेन हजारिका को भारत रत्न। अब इसमें भी प्रिंटिंग कोई मिस्टेक है या थोड़ा बहुत कोई जानकारी है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन हैं। पुरस्कार पे आ गए हम, ठीक है। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट तो ये हैं आपके देवेंद्र झाझरिया, ये हैं पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट। नेक्स्ट है थंगावेलु नहीं है। भारत रत्न की पहली महिला भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन थी। पहली बार किस भारतीय महिला को भारत रत्न पुरस्कार मिला, तो सभी जानते होंगे सुषमा स्वराज भी नहीं है पहली, ये भी नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी पहली भारतीय महिला थी जिन्हें क्या मिला, भारत रत्न पुरस्कार मिला है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल के लिए प्रसिद्ध गोल्डन बॉल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। गोल्डन बॉल पुरस्कार सभी जानते होंगे, गोल्डन बॉल किसके लिए मिलता है, हॉकी के लिए नहीं, टेनिस के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए मिलता है, गोल्डन बॉल मिलता है आपके फुटबॉल के लिए। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है, 2 बार टाइप हो गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा आपके, इंदौर। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर शीर्ष पर रहा, लेकिन इसके साथ साथ एक सूरत भी अब की बार रहा था, ठीक है। ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, विरल आचार्य, जगदीश भगवती, अरविंद पनगड़िया या अमित मिश्रा। ये वित्त आयोग वगैरह कुछ करंट अफेयर ज़रूर याद रखिए। तो इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं आपके अरविंद पनगड़िया नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जर्मन शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। पुरस्कारों की बात हो रही है ना, तो जर्मन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है कि नरेंद्र मोदी को, बिल्कुल भी नहीं। कमला हैरिस, वीनस विलियम्स नहीं, तो सही आंसर कौन सा जाएगा, सलमान रुश्दी को मिला है जर्मन शांति पुरस्कार। और एक आध क्वेश्चन और है शायद, हाँ, भारत में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रदान करता है। भारत में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान करता है आपका MSME मंत्रालय नहीं, वित्त मंत्रालय नहीं, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय नहीं, तो जो आपका राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय प्रदान करता है आपका बौद्धिक संपदा पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। पहली बार किसको मिला भारत रत्न, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन या उपरोक्त सभी, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। और किसे 2024 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। कितने लोगों को मिला है, 5 लोगों को मिला है, ठीक है। किस किस को मिला है, कौन सा वो है जिसको नहीं मिला है, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, MNS स्वामीनाथन या मोरारजी देसाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर से सभी भली भांति परिचित होंगे। जो पुरस्कार की बात हो रही है तो भारत रत्न तो सबसे इम्पोर्टेंट पुरस्कार हो जाता है ना, तो जो जिनको नहीं मिला है वो है आपके मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, तीनों को मिला है। और 5 लोग जो मिले हैं उनमें से कौन कौन हैं, एक है कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, ये भी पूछा जाएगा किसको मरणोपरांत मिला है, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत, PV नरसिंह राव मरणोपरांत और MS स्वामीनाथन मरणोपरांत। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 सबको मरणोपरांत मिला है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है भारत रत्न पुरस्कार 2024 में जो मरणोपरांत जिनको पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया, तो कौन से बचे, लालकृष्ण आडवाणी साहब जिनको अभी जीवित रहते पुरस्कार मिला है, बाकी सबको मरणोपरांत मिला है। 5 बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन यही आएगा किसको नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आज हमने 45 के आसपास क्वेश्चन का एक टेस्ट मैंने बनाने की आपकी कोशिश की थी। आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, चैनल पे अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्वेश्चन की इसी प्रकार के क्वेश्चन अब 4-5 दिन लगातार आपके लिए टेस्ट फॉर्म में आएंगे। आपके अवार्ड हैं, बुक्स हैं, करंट अफेयर जो जो हमसे बन पाएगा वो हम आपके लिए करेंगे। ओके।